नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं गोवा का फर्स्ट हिंदी न्यूज़ चैनल राष्ट्र टीवी। और आज हम बात करने वाले हैं उस दुबई की जिस दुबई की सच्चाई शायद ही आज तक आपके कानों तक पहुंची हो। क्यों दुबई अंडरवर्ल्ड माफिया और क्रिमिनल गैंग्स का सबसे पसंदीदा शहर बन चुका है, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या, छोटा राजन, ऐसे 200 से भी ज़्यादा आतंकवादी, क्रिमिनल्स और ड्रग लॉर्ड्स हैं जिनके तार दुबई से जुड़ते हैं, मगर फिर भी यही शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। न्यू क्राइम कैपिटल, बिगेस्ट एंड परफेक्ट, द क्रिमिनल एक्टिविटी प्रॉप्स अप अ लॉट ऑफ व्हाट कीप्स द यूएई द ब्रेक द शाइनी सिटी। डैनियल किंग, उम्र 48 साल, जुर्म इंटरपोल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ड्रग लॉर्ड और मास मर्डरर। एफबीआई ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। 20 अक्टूबर 2025 डैनियल बुर्ज खलीफा की 40वीं मंजिल पर बैठा है, सोने की प्याली में अपनी कॉफ़ी पी रहा है। तभी नीचे से पुलिस का सायरन बजता है, लेकिन डैनियल के लिए नहीं, नीचे एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने के लिए। सेम शहर, सेम पुलिस, मोबाइल चोरी पर जेल, मगर $26 बिलियन की चोरी पर प्रोटेक्शन। सेम शहर, सेम पुलिस, 5 ग्राम ड्रग्स पर फांसी की सज़ा, मगर 20 देशों के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स खुलेआम घूम रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर दुबई का सोचा समझा डिज़ाइन? साल 2023, वाशिंगटन डीसी। एक सीनियर एनालिस्ट मारिया कोवाक्स को एक एनक्रिप्टेड ईमेल मिलता है। सब्जेक्ट, दुबई विल नेवर एडमिट दिस। सेंडर अननोन। मारिया जैसे जैसे स्क्रॉल करती गई, एक बेचैन कर देने वाला पैटर्न उभरने लगा। कोकेन के सौदागर, अफ्रीकी तानाशाह, बैन किए गए आतंकवादी, एबोला के मास्टरमाइंड्स, रशियन ओलिगार्क्स, भगोड़े बिजनेसमैन, सबके अरबों डॉलर्स के एसेट्स दुबई के चमचमाते टावर्स में पार्क किए गए थे। जैसे ये शहर क्रिमिनल्स को छुपा नहीं रहा था, बल्कि उन्हें कलेक्ट कर रहा हो। मारिया के हाथ ऐसा डेटा लग चुका था जो या तो उसका करियर बना सकता था या उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता था। इसके बावजूद पूरे 6 महीने की वेरिफिकेशन के बाद मारिया और ओसीसीआरपी की टीम ने रिपोर्ट पब्लिश की, दुबई अनलॉक्ड। उस रिपोर्ट में नाम थे जेनिस डेरिक, एक संदिग्ध ब्रोसियन गैंगस्टर, चार्जेस ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट, ड्रग स्मगलिंग, पता बुर्ज खलीफा, 37वीं मंजिल, लग्जरी पेंट हाउस, उसकी पत्नी आन्या ग्लिकोरिक, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, करियर अपनी आलीशान जिंदगी दिखाना। क्रिस्टी किंग, ग्लोबल कोकेन किंग पिन, यूएस गवर्नमेंट द्वारा बैन, सिर पर $5 मिलियन का इनाम, लेकिन दुबई के कैफे में आराम से अकाई बाउल खाता हुआ रिव्यू छोड़कर चला जाता है। नो हाइडिंग, नो पैनिक, जस्ट नॉर्मल लाइफ। अमेरिका ने उसी रिव्यू से उसे लोकेट किया और खुद हैरान रह गया। भारत के सबसे बड़े अपराधी भी किसी जंगल, टापू या अंधेरी गुफा में नहीं छुपे। वे भागे हैं अमीरों की उस जेल में जहां सलाखें नहीं, स्काई स्क्रैपर्स हैं। दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 257 मौतें, 713 घायल, यूएस डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, नेटवर्थ लगभग 42,900 करोड़, फाइनेंशियल हेडक्वार्टर दुबई। अब बात करते हैं नीरव मोदी। 13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला, दुबई के जुमेरा लेक टावर्स में 3 लग्जरी ऑफिस। सवाल फिर यही उठता है कि दुबई पहुंचते ही ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मोस्ट वेलकम गेस्ट क्यों बन जाते हैं? क्या दुबई अनजान है या जानबूझकर अनदेखा कर रहा है? दुबई अनलॉक्ड के कुछ साल बाद एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आता है। वीडियो में दुबई सरकार से जुड़े एक रियल एस्टेट डेवलपर DAMAC ग्रुप का टॉप एजेंट कहता है कि हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो अपने देशों से भाग रहे हैं, बैग्स भरकर हार्ड कैश के साथ, सिर्फ दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब अंडरकवर जर्नलिस्ट पूछता है अगर पैसा ड्रग्स या गैर कानूनी तरीकों से आया हो, एजेंट का जवाब, वी डोंट केयर, इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। फरवरी 2024 तक यूएई FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, नाइजीरिया और सीरिया। ग्रे लिस्ट का मतलब
दुनिया आपके फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा नहीं करती। तो सवाल उठता है कि क्या ये अपराधी दुबई के लिए खतरा नहीं है? लेकिन दुबई की कहानी यहीं और उलझ जाती है। यही पहेली 60 साल पहले दुबई के शासक शेख रशीद के सामने थी। 1958 लंदन, एक छोटी बैठक, सामने ब्रिटिश अधिकारी और शेख रशीद बस एक लाइन कहते हैं कि दुबई सर्वाइव ऑन हैशिश एंड ओपियम स्मगलिंग्स। सच्चाई बिना झिझक यहीं से दुबई का डीएनए लिखा गया। 1930 का दुबई कोई शहर नहीं था, वो एक चेतावनी था। कोई स्काई स्क्रैपर्स नहीं, कोई मॉल्स नहीं, कोई चमक नहीं, बस रेत, जलती धूप और मौत जैसी खामोशी। 1929 से 1940 तक दुबई आधिकारिक रूप से 17 सालों का नर्क झेल रहा था। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। ग्रेट फेमिन के दौर में लोग भुखमरी से मर रहे थे। जो नहीं मरे उन्होंने पेड़ों की सूखी पत्तियां खाईं, रेगिस्तान में मिलने वाली छिपकलियां खाईं। जिंदा रहने के लिए इंसान ने खुद को जानवरों से भी नीचे गिरते देखा। इकलौती राहत बन गए टिड्डियों के झुंड। दूसरे देशों के लिए आफत दुबई के लिए कुछ और दिन जिंदा रहने का मौका बन चुकी थी। उस समय दुबई के शासक थे शेख सईद बिन मखदूम, शेख रशीद के पिता। वो भी अब चैन की सांस ले सकते थे, लेकिन बस कुछ समय के लिए। विडंबना देखिए कि कुछ दशक पहले तक यही दुबई दुनिया का सबसे बड़ा मोती सप्लायर था। ब्रिटिश, फ्रेंच, इंडियन और अमेरिकन व्यापारी लाइन लगाकर दुबई के समुद्र से निकले मोतियों को खरीदते थे। दुबई अपने गोल्डन एज पर था, लेकिन इतिहास को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक रात काफ़ी होती है। ये खत देखिए, थॉमस एडिसन द्वारा जापानी बिजनेसमैन कोकिची मिकीमोटो को लिखा गया एक पत्र। एडिसन लिखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड दैट यू आर एबल टू कल्चर पल्स। यही वो पल था पहली बार इंसान ने लैब में मोती उगा लिए थे। कल्चर पल्स फ्लोसेस असली जैसे, और सबसे खतरनाक बात कि 90% सस्ते। दुनिया में सुनामी आ गई, लेकिन दुबई में सिर्फ खामोशी छा गई। धीरे धीरे असली मोतियों की मांग खत्म होने लगी, दुबई की अर्थव्यवस्था घुटने टेकने लगी। और फिर आया 1929, ब्लैक थर्सडे, ग्रेट डिप्रेशन। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जो कभी दुबई के मोतियों को सिर पर सजाते थे, अब खुद घुटनों पर आ चुके थे। दुबई जहां कभी समृद्धि थी, अब भूख, गरीबी और मौत का प्रतीक बन चुका था। 1932 में एक उम्मीद जगी, बहरीन में तेल मिला। 1938 में कुवैत, 1939 में सऊदी अरब। पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिक गईं। लेकिन जब दुबई की ज़मीन खोदी गई तो निकला सिर्फ 4 बिलियन बैरल तेल। पड़ोसियों के तेल के समंदर के सामने ये सिर्फ एक बूंद थी। दुबई फिर से वहीं खड़ा था, कंगाल, डेस्परेट और दुनिया के लिए अदृश्य। 1958 शेख सईद मृत्युशैया पर थे। उनका बेटा शेख राशिद राज संभालने वाला था। शेख राशिद ने अपने पिता से वादा किया कि दुबई खत्म नहीं होगा, लेकिन कैसे? कोई तेल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई भविष्य नहीं। शेख राशिद को विरासत में ताज नहीं, कर्ज मिला था। हर बीतता दिन दुबई की आखिरी सांस बन रहा था, और यहीं से शेख राशिद ने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। उन्होंने चमकदार देशों के पीछे छिपे काले इतिहास को पढ़ना शुरू किया। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सबका एक पैटर्न था, पहले पैसा, फिर नैतिकता। शेख राशिद ने सवाल बदला, दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता, दुनिया क्या चाहती है ये असली सवाल था। और जवाब इसका साफ था, तेज ट्रेड, यानी कि फास्ट ट्रेड और सस्ता ट्रेड। साल 1959 कर्ज में डूबे दुबई ने कुवैत से $4 मिलियन का लोन लिया, जिसका उद्देश्य था दुबई क्रीक को गहरा करना। एडवाइजर्स ने मना भी किया, फैसले को पागलपन कहा गया, लेकिन शेख राशिद नहीं रुके। वेयरहाउस बने, बॉर्डर्स खुले, टैक्स घटाए गए। नियम सिर्फ एक था, दुबई इज़ ओपन फॉर बिजनेस, नो क्वेश्चन आस्क्ड। भारत ने गोल्ड पर बैन लगाया, दुबई ने अवसर देखा। दुबई से भारत गोल्ड स्मगलिंग शुरू हुई। $35 का सोना भारत पहुंचते ही डबल। धीरे धीरे दुबई गोल्ड स्मगलिंग कैपिटल बन गया। शराब, ड्रग्स, ब्लैक मनी, दुबई ट्रांजिट हब बन गया।
और यही मॉडल बाद में फ्री ट्रेड जोन बना। जिबेल अली 100% विदेशी ओनरशिप, जीरो टैक्स, फुल प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, लीगल और इलीगल पैसा एक ही हाईवे से गुजरने लगा। आज वही सिस्टम दुबई को अमीर भी बनाता है और बदनाम भी करता है। तो सवाल वहीं रह जाता है, क्या शेख राशिद का रास्ता सही था या गलत या सिर्फ जरूरी? क्योंकि इतिहास एक बात साफ बताता है कि भूखे शहर नैतिकता से नहीं बचते, वे सिस्टम से बचते हैं। और यही दुबई की असली कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। साल 1980 के बाद दुबई सिर्फ एक ट्रांजिट हब नहीं रहा, वो एक फुल स्केल सिस्टम बन चुका था। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा आते ही अपना अतीत भूल जाता था। 1981 शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जिबेल अली एक वीराना इलाका, कोई आबादी नहीं, कोई भविष्य नहीं। लेकिन शेख मोहम्मद ने सिर्फ ज़मीन नहीं देखी, उन्होंने संभावना देखी। जिबेल अली पोर्ट को सिर्फ डेवलप नहीं किया, उसे रीप्रोग्राम किया गया। फ्री ट्रेड जोन रूल्स ऐसे थे जो उस समय दुनिया के लिए अकल्पनीय थे। 100% विदेशी ओनरशिप, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, नो कॉरपोरेट टैक्स, फुल प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। मैसेज साफ था कि आओ, कमाओ और बिना सवाल बिना टैक्स पैसा वापस ले जाओ। नतीजा प्रेडिक्टेबल था। मल्टीनेशनल कंपनियां आईं, शिपिंग दिग्गज आए, ट्रेडर्स भी आए, लेकिन उनके साथ एक और वर्ग भी आया, सैंक्शन इवेडर्स, मनी लॉन्डर्स, स्मगलर्स, सेल कंपनीज। क्योंकि वही नियम जो ईमानदार बिजनेस को आकर्षित करते हैं, उसी नियम में अपराधी भी सुरक्षित महसूस करते हैं। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं था, ये सिस्टम का लॉजिकल आउटपुट था। 2000 के बाद दुबई ने इसी मॉडल को मल्टीप्लाई कर दिया। एक फ्री जोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आज दुबई में 30 से ज़्यादा फ्री ट्रेड जोन्स हैं। अब तस्वीर साफ थी कि जो पैसा दुनिया में कहीं भी गुनाह था, दुबई पहुंचते ही वो एक प्रॉपर्टी, एक कंपनी या एक लीगल एसेट बन जाता। दुबई जो कभी अंडरग्राउंड ट्रेड से जिंदा था, अब ग्लोबल वेल्थ का पार्किंग लॉट बन चुका था। यहाँ लीगल और इलीगल पैसा एक ही हाईवे इस्तेमाल करता है। फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है, और नीयत सिस्टम नहीं पूछता। रूजा इगातोवा, क्रिप्टो क्वीन, FBI मोस्ट वांटेड, $4 बिलियन का वन कॉइन स्कैम, 3 लाख लोगों की ज़िंदगी की कमाई, एक फेक क्रिप्टो करेंसी। 2024 में ICIJ की रिपोर्ट आई, पैसा घूम फिरकर दुबई की सेल कंपनियों से निकला। पाम जुमेरा, दुबई मरीना, ओशियाना टावर्स, प्रूफ, ये सभी मौजूद थे। लेकिन एक्सेस नहीं था, क्योंकि UAE का रियल एस्टेट मॉडल प्राइवेसी फर्स्ट पर चलता है। ओनरशिप रिकॉर्ड्स ओपेक, डेटाबेस रेस्ट्रिक्टेड, पब्लिक एक्सेस लगभग शून्य। यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि दुबई अपराधियों के लिए एक सेफ हेवन बनता चला गया। फिर आया साल 2019, गोल्डन वीज़ा। अगर कोई विदेशी 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ले तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी डेवलपर्स खुद एजेंट बन गए, पूरी प्रोसेस हैंडल करने लगे। मैसेज और साफ हो गया कि पैसा लाओ, प्रॉपर्टी खरीदो और सिस्टम के अंदर सेटल हो जाओ। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चल सका। 4 मार्च 2022 पेरिस FATF मीटिंग, एक ऐलान हुआ और UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। दुनिया का शक अब ऑफिशियल हो चुका था कि ग्रे लिस्ट का मतलब फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा नहीं। दुबई के लिए ये सिर्फ बदनामी नहीं थी, ये खतरा था। क्योंकि अगर भरोसा टूटा तो पैसा रुक जाता, और अगर पैसा रुकता तो दुबई का पूरा मॉडल ढह सकता था। यहीं से दुबई ने पहली बार सिस्टम को बचाने की बजाय सिस्टम को बदलना शुरू किया। AML डिपार्टमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फाइन्स, अरेस्ट। 2022 से 2023 में 432 इंटरनेशनल स्कैमर्स गिरफ्तार, 5300 करोड़ के एसेट्स जब्त। फेडरल डिक्री लॉ नंबर 10, अब सरकार को डायरेक्ट प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार था। और फिर 23 फरवरी 2024 FATF का ऐलान कि UAE ग्रे लिस्ट से बाहर है। सिस्टम रिबूट हो चुका था, लेकिन सवाल अब भी बचा है, क्या दुबई ने सच में सुधार किया या बस खुद को बचाया? क्योंकि इतिहास यही बताता है कि दुनिया के हर बड़े फाइनेंशियल सेंटर की नींव कभी ना कभी गंदे पैसे पर रखी गई है।
लंदन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पहले पैसा फिर नैतिकता। दुबई ने कोई नया खेल नहीं बनाया, उसने बस पुराने खेल को बेहद ईमानदारी से खेला और यही वजह है कि दुनिया उसे जज भी करती है और उसी दुबई में अपना पैसा भी पार्क करती है, क्योंकि अंत में नैतिकता एक लग्जरी है और लग्जरी सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते हैं जो पहले सरवाइव कर चुके हों। तो अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि दुबई क्या है, सवाल ये है कि दुबई क्यों है। क्या दुबई एक अपराधियों की शरणस्थली है या फिर वह आईना है जिसमें पूरी दुनिया अपनी असहज सच्चाई देखती है? क्योंकि जब हम दुबई पर उंगली उठाते हैं तो असल में हम उस सिस्टम पर सवाल उठा रहे होते हैं जिससे पूरी दुनिया चल रही है। दुनिया का हर बड़ा फाइनेंशियल सेंटर किसी न किसी दौर में इलिसिट मनी का सेफ रूट रहा है। लंदन आज लॉ एंड ऑर्डर और एथिक्स का पाठ पढ़ाता है, मगर उसकी नींव कॉलोनियल लूट, तानाशाहों का धन, युद्धों की कमाई और ओलिगार्क्स का पैसा रहा है। ब्रिटेन के ही डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी ने माना है कि दुनिया का लगभग 40% डर्टी मनी कभी ना कभी लंदन से होकर गुजरा है। स्विट्जरलैंड ने खुद को न्यूट्रल कहा, असल मतलब था हम सवाल नहीं पूछेंगे। नाजी गोल्ड, डिक्टेटर्स के अकाउंट्स, ब्लड मनी, सब कुछ कहा गया, बैंकिंग सीक्रेसी। सिंगापुर ने अपने लोगों के लिए कानून कड़े रखे, लेकिन पैसों के लिए नियम नरम। अपराध हर जगह गैर कानूनी था, बस नाम अलग अलग थे। यूरोप और अमेरिका आज ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और मोरलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन ये नैतिकताएं उन्होंने इजाद नहीं की, इन्हें खरीदा है उस पैसे से जो कभी नैतिक नहीं था। यही पैराडॉक्स आज दुबई में दिखता है। फ़र्क बस इतना है कि बाकी देशों ने बेहतर पीआर, बेहतर शब्दावली और बेहतर कानूनी भाषा के पीछे अपने अतीत को छुपा लिया, लेकिन शेख राशिद ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई नया गेम नहीं बनाया, उन्होंने गेम को डिकोड किया। उन्होंने समझ लिया था कि क्लीन सिस्टम भूखे शहरों को नहीं बचाते, एफिशिएंट सिस्टम बचाते हैं और राष्ट्र चलाने में एफिशिएंसी हमेशा मॉरलिटी से पहले आती है। यही वजह है कि दुबई आज भी सुरक्षित है, क्योंकि दुबई में कानून लोगों के लिए सख्त है लेकिन पैसों के लिए लचीला। फ़ोन चोरी पर जेल, ड्रग्स पर फांसी, लेकिन अरबों के एसेट्स पर प्राइवेसी। ये दोहरापन नहीं है, ये डिज़ाइन है, एक ऐसा डिज़ाइन जो दुनिया के ज़्यादातर शक्तिशाली शहरों ने कभी ना कभी अपनाया है। दुबई बस उस डिज़ाइन को सबसे ईमानदारी से दिखाता है। तो जब कोई पूछता है कि दुबई अंडरवर्ल्ड का फेवरेट क्यों है, तो जवाब सीधा नहीं है। दुबई अपराधियों को नहीं बुलाता, वो बस उनसे वही सवाल नहीं पूछता जो बाकी दुनिया पूछने का नाटक करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया दुबई से नफरत भी करती है और उसी दुबई में अपना पैसा भी पार्क करती है, क्योंकि अंत में ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की नहीं है, ये लड़ाई है सर्वाइवल बनाम आइडियोलॉजिम की। और इतिहास बार बार यही साबित करता है कि आइडियोलॉजिम किताबों में जिंदा रहता है, शहर सर्वाइव करते हैं सिस्टम से। दुबई उसी सिस्टम का नाम है और यह सवाल अब दुबई से ज़्यादा हमसे जुड़ा है। अगर आपकी ज़िंदगी, आपका शहर, आपका देश डूब रहा हो तो आप नैतिकता चुनेंगे या सर्वाइवल? क्योंकि दुबई ने अपना जवाब बहुत पहले दे दिया था और शायद दुनिया ने भी।